हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये सारी यूनिट्स क्या होती हैं और किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए। तो बात करते हैं आज हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम विथ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप वेरी करते हैं तो इन दोनों पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि ये कप्पा यानी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होती है। तो देखिए ये सारा हम डिराइव कर चुके हैं। तो कप्पा यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। कब? जब ये L अपॉन ए की क्या होगा, यूनिट होगा। मतलब L भी आपका यूनिट लेंथ हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका यूनिट हो। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये तो डेफिनेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझते कैसे। यहाँ पे आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यूनिट लेंथ होनी चाहिए। इसके अलावा प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट होना चाहिए। उस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो कंडक्टेंस शो करेगा दैट विल बी इक्वल टू द कंडक्टिविटी फॉर दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये तो बात हो गई कंडक्टिविटी, दैट इज द कंडक्टेंस फॉर द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा प्रॉपर टर्म है क्योंकि इससे हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो इट इज़ द कंडक्टेंस जनरेटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम V। मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम का रेस्ट्रिक्शन है। तो अब सोचिए, मान लीजिए आपने जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया उसको डाइल्यूट कर दिया, उसमें और पानी मिला दिया, तो क्या होगा। तो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे वो कम हो जाएंगे और उससे क्या होगा, उससे कप्पा की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है तो उस समय 1 मोल आयंस का जो डिसोसिएशन है वो और बढ़ जाएगा। सो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीजेज, और वो अगर इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो कप्पा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो अब इसी को ही हम आगे डिस्कस करते हैं। अब कोलराउस लॉ की एंट्री होती है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम कोलराउस है। तो उन्होंने स्टडी किया किसको, मोलर कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो देखो अभी हमने ये तो पढ़ा है कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे दो टर्म है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा हम डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और इसके ऊपर नॉट लगाने का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसेंट्रेशन। इसका मतलब समझिए, आपने सॉल्यूशन डाइल्यूट किया, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, फिर डाइल्यूट किया, फिर इंक्रीज हुई, और आप डाइल्यूट करते गए तो ऐसा नहीं होगा कि वो इंक्रीज होती रहेगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप डाइल्यूट कितना भी करें आप सॉल्यूशन को, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं एट जीरो कंसंट्रेशन। लेकिन देखो जीरो कंसंट्रेशन जैसा तो कुछ होता नहीं है। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अब आप सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कीजिए मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, वो इतना ही रहेगी, मतलब वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुकी है। तो ये इन दोनों का फर्क आप समझिए, ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को मतलब फिर यहाँ पे हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन से डिनोट करते हैं। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कोलराउस साहब ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इसको स्टडी किया और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी स्टडी किया। तो उन्होंने क्या देखा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन, अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ इंक्रीज हो रही है तो इस साइड में क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, मतलब डाइल्यूशन।
कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन, मतलब ग्राफ इस तरफ जाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो डाइल्यूट हो रहा है तो क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर कुछ इस तरीके से आया, मतलब उन्होंने इस लीनियर इक्वेशन को फॉलो किया। मतलब फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद डाइल्यूशन, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ, जैसे कि एसिटिक एसिड, जब उन्होंने स्टडी किया तो वो है ना इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, वो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी है वो लीनियरली वेरी करती है डाइल्यूशन के साथ, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं करती है। दिस इज द की पॉइंट टू रिमेंबर। अब देखिए, मान लीजिए आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी चाहिए, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये वाले, इनके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन कर दीजिए। ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन आपने किया तो इस पॉइंट पे आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गया, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। तो अब क्या करें, निकालनी तो हम है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर उसके लिए कोलराज साहब ने एक रूल दिया जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में। तो इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए, अभी अभी हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नहीं कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तरीका क्या है, तो उसके लिए कोलराज साहब ने एक रूल दिया, उसको बोलते हैं हम कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब ये जो सारी स्टडी है ना, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम स्टडी कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स को आयन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि NaCl का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो ये डिसोशिएट हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अब सोडियम आयन को क्लोराइड आयन से कोई लेना देना नहीं है और क्लोराइड आयन को सोडियम आयन से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे and each ion contributes independently to the total molar conductivity। अब अगर इस सॉल्यूशन के लिए आप मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करोगे तो सोडियम आयन का अपना कंट्रीब्यूशन होगा और क्लोराइड आयन का अपना कंट्रीब्यूशन होगा, और इसके कंट्रीब्यूशन का इस आयन से कोई लेना देना नहीं है, और क्लोराइड आयन का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका सोडियम आयन से कोई लेना देना नहीं है। इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन टू मोलार कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इट्स को आयन। अब सोडियम आयन के कंट्रीब्यूशन का क्लोराइड आयन से कोई लेना देना नहीं है और क्लोराइड आयन के कंट्रीब्यूशन का सोडियम आयन से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए KCl है तो ये K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में एसोसिएट हो गया, तो टोटल मोलार कंडक्टिविटी में इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है, तो इनको ऐड करके हम ये निकाल लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन की तो बात ही खत्म हो गई। तो इन आयंस का जो कंट्रीब्यूशन है ना, NaCl के केस में जो क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन है वो KCl के केस में क्लोराइड आयन के कंट्रीब्यूशन का इक्वल होगा, क्योंकि अब ये इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं। इसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड के केस में यहाँ पे जो पोटेशियम आयन का कंट्रीब्यूशन है टोटल मोलार कंडक्टिविटी के कैलकुलेशन में वो इसके इक्वल होगा। ये चीज़ ही कोलराज साहब ने कही थी और इन्हीं को 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब कैलकुलेट कैसे की जाती है मोलार कंडक्टिविटी, ये तो उनके ऑब्जर्वेशन थे, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना ये सारे स्टेटमेंट्स लिख दिए। तो अब इसको यूज़ कैसे करें, तो हम ये कह सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि नॉर्मली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, इज द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो टोटल मोलार कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो ये है एन पॉजिटिव का मतलब है नंबर ऑफ कैटायंस, जैसे यहाँ पे 1 है और CaCl2 के केस में 1 होगा। और ये है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू कैटायन। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एनायंस ऑफ सेम काइंड एंड दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर CaCl2 एंड Na2SO4। तो कोलराउस लॉ को यूज़ करते हैं यहाँ पे आयंस की कंडक्टिविटी गिवन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो पहले CaCl2 का डिसोसिएशन देखिए आप, Ca2 प्लस 2Cl-। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं दैट इज़ 1 इंटू लैम्डा नॉट Ca+2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl-। तो इसकी वैल्यू कितनी है, Ca+2 की है 104 प्लस 2 इंटू Cl- 76.4। तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट का ध्यान रखिए, आंसर जो भी आएगा, मान लीजिए x आता है तो यूनिट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से Na2SO4 इसका डिसोसिएशन होगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। सो इट विल बी 2 इंटू 50.1 प्लस 159.6। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये मोलार कंडक्टिविटी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, साथ में उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टिविटी फॉर दैट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, द लैम्डा एम ऑफ 0.01 मोलार एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 16.5। मतलब ये लैम्डा एम की वैल्यू है, वो क्या है 16.5। Calculate its degree of dissociation and dissociation constant if molar conductivity at infinite dilution is 390.7। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 390.7। तो यहाँ से आप इस तरीके से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 16.5 डिवाइडेड बाई 390.7। अब ये यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा की यहाँ पे वैल्यू आती है 0.0422। ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप जानते हैं, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इस तरीके से होता है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0, यहाँ पे C1 माइनस अल्फा C अल्फा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू इनपुट कर दीजिए, C की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, C की वैल्यू है 0.01 मोलार। तो C की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। कोलराउस लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है, इसलिए उसके मार्क्स तो जाने ही नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में सिल्वर आयोडाइड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो उसकी इक्वेशन आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ इट विल बी दिस। लेकिन Ag+ आयन और आयोडाइड आयंस का हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हमें इनको यूज़ करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मोलार कंडक्टिविटी किसका, Na, इट इज़ इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ I नेगेटिव आयंस। इसी तरीके से मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3
that is equal to molar conductivity of Ag plus ion plus molar conductivity of nitrate ion. Like that NaNO3 it is equal to molar conductivity of Na positive ion plus molar conductivity of nitrate ion. अब अगर हम इन दोनों की मोलार कंडक्टिविटी को ऐड कर दें और उसमें से इसकी माइनस कर देते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी. कैसे? देखिए, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI दैट इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaI प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3. कैसे? देखिए, ये Na पॉजिटिव यहाँ कट हो जाएगा, NO3 इससे कट हो जाएगा, तो बच जाएगा किसका? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयन. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. 126.9 प्लस 133.4 माइनस 121.5 और इसकी वैल्यू आएगी 138.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो दिस इज ऑल अबाउट कोलराउस लॉ. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री.